बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 मार्च बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम समाअत हुई है और आज की समाअत के बाद वाकई जो नाक़दीन हैं हुकूमत के वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत को बड़ा रिलीफ मिलने वाला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। 5 रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस की सरबराही में वो समाअत कर रहा था। अटार्नी जनरल साहब ने आज अपने दलाइल जारी रखे। तकरीबन 1.5 घंटे की समाअत थी और आज अटार्नी जनरल साहब ने ही अपने दलाइल अभी मुकम्मल नहीं हुए अपने दलाइल दिए अटार्नी जनरल साहब ने। समाअत के दौरान अटार्नी जनरल खालिद जावेद ख़ान साहब ने दलाइल देते हुए कहा कि पार्लियामेंट में ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें भी शामिल हैं। मखसूस नशिस्तों वाले अरकान अवाम से वोट नहीं लेके आते। मखसूस नशिस्तों वाले अरकान भी सिंध हाउस में मौजूद थे। मखसूस नशिस्तें पार्टी की जानिब से फहरिस्त पर मिलती हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अगर आपके मुताबिक पार्टी को वोट ना देने वाले ख़यानत करते हैं, अमानत में ख़यानत करना बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान पाक में ख़यानत की बहुत सज़ा है। एतमाद तोड़ने वाले को ख़ाइन कहा जाता है। क्या कोई रुकन भी डिक्लेरेशन देता है कि पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद रहेगा? जस्टिस जमाल मंदोखिल साहब ने इस्तफसार किया कि क्या कोई भी रुकन वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद का इजहार कर सकता है? अटार्नी जनरल साहब ने कहा कि पार्टी टिकट एक सर्टिफिकेट है जिस पर इंतखाबी निशान मिलता है। वज़ीर आज़म और रुकन असम्बली के हल्फ में फ़र्क होता है। जस्टिस एजाज़ उल हसन साहब ने कहा कि वोटर इंतखाबी निशान पर मुहर लगाते हैं, किसी के नाम पर नहीं। पार्टी के निशान पर इलेक्शन लड़ने वाले जमात की डिसिप्लिन के पाबंद होते हैं। ये कहना था जस्टिस एजाज़ उल हसन साहब का। अटार्नी जनरल साहब ने दलाल देते हुए कहा कि बड़े सग़ीर में बड़े लीडर्स के नाम पर सियासी जमातें आज भी कायम हैं। मुस्लिम लीग और कांग्रेस बड़े लीडर्स की जमातें हैं। पार्लिमानी जमहूरियत में पार्लिमानी पार्टी के इजलास होते हैं। अरकान असम्बली रबड़ स्टैंप नहीं होते। पार्टी फैसले से मुतफिक ना हो तो वो मुस्ताफ़ी हो सकते हैं, पार्टी को छोड़ सकते हैं। पार्टी से इख्तिलाफ़ का ये मतलब नहीं कि हुकूमत के ख़िलाफ़ जाया जाए। रज़ा रब्बानी ने पार्टी डिसिप्लिन के तहत फ़ौजी अदालतों के हक़ में वोट दिया। यकीन है रज़ा रब्बानी ने नहली के डर से वोट नहीं दिया होगा। उनकी राय, रज़ा रब्बानी की अपनी राय आर्मी अदालतों के ख़िलाफ़ थी, फ़ौजी अदालतों के, लेकिन पार्टी डिसिप्लिन का तकाजा था कि रज़ा रब्बानी अपनी जमात के मुताबिक वोट देते। आइन में तरमीम हो रही थी, इस वजह से अगर वो वोट ना देते तो वो नाअहल हो जाते। तो ये ज़रूरी चीज़ है। इस वजह से आपकी ज़ाती पसंद नापसंद नहीं चलती। आपको अपनी जमात के डिसिप्लिन और पॉलिसी के मुताबिक इन 3-4 मौक़े पर जो 63A में दर्ज है वो उसको देखना होता है। बार बार जब जस्टिस जमाल कादर मंदोखेल साहब सवाल कर रहे थे कि क्या अगर कोई अपने पार्टी हेड के ख़िलाफ़ या जमात के ख़िलाफ़ को बात करेगा तो वो डिसीट हो जाएगा, उस पर अटार्नी जनरल साहब ने कहा जनाब के वो मुख्तलिफ मौक़े पर मुख्तलिफ कानून साजियाँ हैं, वो अगर अपनी जमात से हट के वोट देता है वो नाअहल या डिसीट नहीं होगा। ये स्पेसिफिक 3-4 ऐसी ग्राउंड्स हैं, जैसे कोई बजट का मामला है और उस पर वोटिंग है, अदम एतमाद है वज़ीर आला की या वज़ीर आज़म की, या आइन की तरमीम का मामला है। सिर्फ ये स्पेसिफिक रीज़न्स हैं जिनकी बुनियाद पर जो वो डिसीट हो सकता है या नाअहल हो सकता है। जस्टिस मज़हर आलम साहब ने इस्तफसार किया कि पार्टी पॉलिसी से इख्तिलाफ़ करने वाला इस्तीफ़ा क्यों दे, जिस पर अटार्नी जनरल साहब ने जवाब दिया कि पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाला जमात के डिसिप्लिन का भी पाबंद होता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि हर शख्स को आइन अपने ख़यालात के आज़ादाना इजहार का हक़ देता है। क्या ख़यालात के इजहार पर ताहयात नाअहली होनी चाहिए? अटार्नी जनरल साहब ने कहा कि अरकान असम्बली सिर्फ 4 मौक़े पर आज़ादी से वोट नहीं दे सकते। बतौर एडवोकेट जनरल सिंध, मैं सिंध हाउस में रहता था। सिंध हाउस में ऐसी कोई डिवाइस मौजूद नहीं थी जिससे ज़मीर जगाए जाएँ। ये उन्होंने तंज़ किया सिंध हाउस में कि जो कहते हैं, क्योंकि अटार्नी जनरल साहब ये कह रहे थे कि जो सिंध हाउस में गए वहाँ जाके ही इनके ज़मीर क्यों जागे हैं। उन्होंने कहा मैं बतौर एडवोकेट जनरल सिंध हाउस में रहा हूँ, वहाँ ऐसी कोई डिवाइस मौजूद नहीं थी कि जो जगाए जाएँ, ज़मीर जगाए जाएँ, कोई ऐसी डिवाइस मौजूद नहीं थी। चीफ जस्टिस साहब ने कहा अटार्नी जनरल साहब आपको बताना होगा कि रुकन ताहयात नाअहल कब होगा। 62(1)(f क्वालिफिकेशन की बात करता है, 61(f) में नाअहली की बात नहीं है। अटार्नी जनरल साहब ने कहा कि हुकूमती जमात के लोगों का सिंध हाउस में जाते ही ज़मीर जाग गया। जस्टिस जमाल खान ने इस्तफसार किया कि वज़ीर आज़म मुल्क के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला करे तो क्या रुकन मुखालफत नहीं कर सकता? जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि आर्टिकल 63A से इनहराफ पर आर्टिकल 62(1)(f लगेगा। आर्टिकल 63A नशीस खाली होने का जवाज़ फराहम करता है, और क्या आर्टिकल 63A सिर्फ डिसीट होने के लिए है
ہے یا وہ نااہل بھی ہو سکتا ہے۔ جسٹس جمال خان نے استفسار کیا کہ کوئی رکن ووٹ ڈالنے کے بعد استعفیٰ دے دے تو کیا ہوگا؟ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ بھارت میں ایک رکن نے پارٹی کے خلاف ووٹ دیا اور ووٹ دے کر استعفیٰ دے دیا۔ بھارتی عدالتوں نے مستعفی رکن کو منحرف قرار دیا تھا۔ پارٹی سے انحراف پر کسی کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ صدر نے آئین کی تشریح کا کہا ہے، تشریح سے ادھر ادھر ہم نہیں جا سکتے اور ریفرنس ہم ممکن ہے یہ ریفرنس ہم واپس بھی بھیج دیں۔ اب یہ ایک ریمارکس تھا ایک اسپیسیفک ریزن کی وجہ سے کہ اگر یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ لگے کہ آئین کی تشریح سے بہتر ہے آئین میں ترمیم کر لی جائے تو ہم یہ ریفرنس واپس بھیج سکتے ہیں، جس پر اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ جناب جب آپ کے پاس کوئی صدارتی ریفرنس آتا ہے تو آپ پابند ہیں، عدالت پابند ہے صدارتی ریفرنس پر اپنی رائے دینے کی۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ الیکشن ایکٹ 2017 بناتے وقت کس چیز کا خوف تھا؟ پارلیمنٹ نے ڈی سیٹ سے زیادہ کچھ نہیں لکھا۔ اٹارنی جنرل صاحب نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی بھی پارلیمنٹ نے نہیں کی تھی۔ جب چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ کیا ہم صرف آئین کے اندر جو خالی جگہ ہے وہ فل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم کیوں پر کریں خالی جگہ؟ اس پر انہوں نے کہا کہ آپ اسی طرح خالی جگہ پر کریں گے جس طریقے سے 62(1)(f) میں خالی جگہ تھی، سپریم کورٹ نے اس کو پر کیا، اسی طرح سے آپ کو 63(a) میں بھی خالی جگہ پر کرنا ہوگی۔ اٹارنی جنرل صاحب نے دلائل دیتے ہوئے کہا، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 62(1)(f) میں عدالت کا کردار شامل ہے۔ ڈکلیریشن دینے والی عدالت الیکشن ٹرائبونل بھی ہو سکتی ہے، کیا الیکشن کمیشن عدالت ہے؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ میری نظر میں الیکشن کمیشن عدالت نہیں ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ الیکشن کمیشن عدالت نہیں تو ڈکلیریشن کون دے گا؟ عدالت میں جو اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ یہی سوالات ہیں، ہم انہی سوالات کے لیے عدالت میں آئے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں ہیں وہ کلیئر ہو جائیں۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہا کہ تمام جماعتیں متفق ہیں تو آئین میں ترمیم کر لیں۔ اس پر اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ آئین از خود نہیں بلکہ عدالتوں کے ذریعے بولتا ہے، آئین کی درست تشریح کرنا یہ عدالتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ قانون سازی کے ذریعے بھی آرٹیکل 63(a) کے تحت نااہلی شامل کی جا سکتی تھی۔ جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ اگر ووٹ شمار نہ ہو تو دوسری کشتی میں جانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ کیا آرٹیکل 63(a) آزادی اظہار رائے پر پابندی نہیں ہے؟ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ جو چیزیں ہیں دفعہ 302 بھی قتل سے نہیں روکتی لیکن جیل جانا پڑتا ہے، اور اگر کوئی 302 کرتا ہے، کوئی قتل کرتا ہے کسی کو، تو چاہے وہ اس کا جو کردار ہے وہ بہتر نہ بھی ہو اس کے باوجود اس کو سزا تو ملتی ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہا کہ قتل تو 302 کی سزا کے باوجود بھی ہو رہے ہیں، تو اس پر انہوں نے کہا کہ قتل ہوتے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو قاتل ہوتا ہے اس کو سزا بھی ملتی ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک جرم ہو رہا ہے تو ہم اس کی سزا بھی نہ دیں۔ آرٹیکل 63(a) کے تحت رکن اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے، یہ کہنا تھا جسٹس جمال مندوخیل کے سوال کا۔ رکن پارٹی ہدایات کی خلاف ورزی کرے گا تو آئینی نتائج بھگتنے ہوں گے، یہ کہنا تھا اٹارنی جنرل صاحب کا۔ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 63(a) کے تحت آج تک کوئی نااہلی نہیں ہوئی، آرٹیکل 63(a) کی خلاف ورزی پر پیسے لینا ثابت کرنا ضروری نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ میں مزید جو دلائل ہیں وہ بھی دوں گا اور میں عدالت کے سامنے چیزوں کو رکھوں گا، اور میں عدالت کو، انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ عدالت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے 63(a) کی تشریح کے حوالے سے سوالات کیا تھے۔ آئین کی روح کو مد نظر رکھتے ہوئے انحراف کی لعنت کو روکنے اور انتخابی عمل کی شفافیت، جمہوری احتساب کے لیے آرٹیکل 63(a) کی جو تشریح ہے وہ کون سی ہو سکتی ہے؟ ایسی تشریح جو انحراف کی صورت میں مقرر کردہ طریقہ کار کے مطابق رکن کو ڈی سیٹ کرنے کے سوا کسی پیشگی کارروائی مثلا کسی قسم کی پابندی یا نئے سرے سے الیکشن لڑنے سے روکنے کی اجازت دے۔ عدالت میں یہ بھی بات ہوئی کہ ابھی ایک جرم ہوا نہیں ہے تو آپ کیسے اس جرم پر سزا دے سکتے ہیں؟ تو اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ جرم بعد میں ہوتا ہے، سزا کا تعین پہلے ہوتا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ جو منحرف لوگ ہیں وہ واپس آ جائیں گے، کوئی انحراف نہیں کرے گا، لیکن سزا کا تعین ہونا ضروری ہے۔ جب جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہا کہ ہم جرم سے پہلے کیسے سزا کا تعین کریں، تو انہوں نے کہا جناب پہلے 302 کی سزا کا تعین کیا گیا تھا، قتل بعد میں ہوتا ہے، سزا کا پہلے تعین کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی اگر سزا کا تعین نہ کیا گیا تو یہ چیزیں بڑی خرابی کی طرف جائیں گی۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ دیکھیں آپ کا جو نقطہ نظر ہے وہ ہے خیانت کا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خیانت ہے، کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اگر کوئی اپنی جماعت کے ساتھ اور اس کے نظریے کے خلاف جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بے وفائی کرتا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ جو جس کی ٹکٹ پر الیکشن لڑتا ہے، مہر لگانے والا اس
शख्स की तस्वीर नहीं देखता, मोहर लगाने वाला ये देखता है कि पार्टी का निशान किसका है, वो पार्टी के निशान को देखकर फैसला करता है। और उस वजह से पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाना ये डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी होती है, इस वजह से उसकी खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि मैं कोशिश करूँगा कि अपने सारे के सारे जो मामलात हैं उनको बेहतर तरीके से मैं हल कर सकूँ। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जो सोमवार के दिन मैं अपने जो आर्गूमेंट्स हैं वो मुकम्मल करूँगा, और उसके बाद जो बाकी जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी, उनके वकील ने भी आर्गूमेंट्स करने हैं और बाकी जमातों के वकला ने भी आर्गूमेंट्स करने हैं। एक बात जो इस केस के अंदर डिस्कस होती रही वो थी जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं, उन्होंने कहा है कि JUIF से ताउन करने का जो हुक्म का मामला था, समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि सियासी जमातें कश्मीर हाईवे को ब्लॉक करना चाहती हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फे के वकील ने कहा, कामरान मुर्तज़ा ने, कि हमने कह दिया है कि इंतज़ामिया के साथ हम ताउन करेंगे, पता नहीं इंतज़ामिया क्यों हमसे डर रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम चाहते हैं कि जमहूरी अक़दार की और कदरों की पैरवी की जाए। अदालत ने यह भी कहा कि JUIF को कि वो इंतज़ामिया के साथ ताउन करे और इंतज़ामिया के साथ मामलात को मिलकर तय किया जाए। अदालत ने समाअत 28 फरवरी बरोज़ पीर दिन 1 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी है। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये जो मामला है, क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, इनके रिमार्क्स तो बिल्कुल क्लियर हैं और वो ये समझते हैं कि अगर 63A में आपने सज़ा नहीं देनी तो इस तरमीम का मकसद कोई नहीं था। एक अहम चीज़, आज अटॉर्नी जनरल साहब ने अदालत के सामने 18वीं तरमीम जब की गई थी 2009-10 में, तो उस वक्त जो पार्लिमानी बहस हुई थी वो पार्लिमानी बहस अदालत के सामने पेश की है। उस पर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कहा है कि पार्लिमानी बहस को पढ़ के ये लगता है कि हॉर्स ट्रेडिंग को एक कैंसर करार दिया गया था। जब 18वीं तरमीम पर बहस हुई और उसमें 63A को लाने के लिए बाकायदा बहस की गई और हॉर्स ट्रेडिंग का जिक्र हुआ, तो उसका मतलब ये है कि उस वक्त की जो लेजिस्लेशन थी वो इस वजह से ये तरमीम लेकर आ रही थी कि वो हॉर्स ट्रेडिंग को कैंसर समझते थे। तो अगर आज भी इस तरमीम के बावजूद भी हॉर्स ट्रेडिंग नहीं रुकनी, या हॉर्स ट्रेडिंग या बिकने वालों जो लोटे हैं, जस्टिस जमाल मंदोखल खान साहब ने कहा कि लोटों की हमायत करने वाला मैं आखिरी शख्स हूँगा, मैं कभी लोटों की हमायत में बात नहीं कर रहा, हम तो आइन और कानून की बात कर रहे हैं। तो चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई हैं और आज जो अटॉर्नी जनरल साहब ने बड़े दबंग तरीके से और बड़े खूबसूरत तरीके से जवाब दिए हैं। एक चीज़ इस बेंच की है जो मुझे खूबसूरत लगी है कि बड़े तहम्मुल के साथ सुन रहे हैं। जैसे हमने देखा था काजी फाइज़ा साहब के मामला पर जस्टिस मकबूल बाकिर साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, वो टेम्परामेंट लूज़ कर जाते थे, हमारे जो ऑनरेबल जजेस हैं। तो वो क्या होता है कि उससे फिर जो चीज़ें आगे समझाने वाला है, यहाँ पर जो ये 5 रुकनी बेंच है तहम्मुल के साथ बात सुनता है, जो बात उनको समझ नहीं आती या जिस बात पर वो रहनुमाई लेना चाहते हैं वो सवाल कर लेते हैं। अभी ये सारी चीज़ें हैं रिमार्क्स, लेकिन हकीकत ये है कि 63A पर जो 2-3 चीज़ें हैं उनकी वजाहत किए बग़ैर ये मामला हल नहीं होगा। और ये मामला मुझे लगता है कि जो अदम एतमाद के हवाले से वोटिंग है उससे पहले ही हल हो जाएगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान गामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।